6 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर में, पीआईबी में या अलग-अलग संस्थानों में जो रहे हैं चर्चा में, सबको कवर करेंगे। साथ में संपादकीय को भी देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला न्यूज़ क्या है? ओला, उबर को टक्कर देने आ गई भारत टैक्सी। ठीक है, तो भारत टैक्सी इसका नाम आप याद रखिएगा, आने वाले समय में आपको बहुत चर्चा में मिलेगा। ये क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे आप लोग ओला और उबर का नाम सुने होंगे, सुने हैं ओला उबर का नाम, जिसके थ्रू कैब बुक होता है ना, ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू आप उसको बुक करते हैं, फिर वो आपको एक गंतव्य से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये ओला, उबर और इस तरह की जो और सर्विसेज हैं वो सब प्राइवेट कंपनीज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी क्या करता है इसके थ्रू, इसमें अपना बहुत सारा प्रॉफिट जो है ना वो अपने हिस्से में रख लेता है, ड्राइवर को उसका हिस्सा ठीक से नहीं देता है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके से जो है ड्राइवर्स को जो है वहां दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। जैसे उनका किसी प्रकार से स्वास्थ्य बीमा नहीं किया जाता है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कब से कब तक जॉब करेंगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अपना कमीशन वो एप्स काट लेती है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार क्या कर रही है, एक भारत टैक्सी नाम का एक परियोजना शुरू करी है, एक प्लान कर रही है इस तरह का कुछ शुरू करने का। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह हैं, ये इसका जो है लोकार्पण किए हैं, इसका शुरुआत किए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बता देते हैं। ये है क्या? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की पहली सहकारी कैब सेवा लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है ओला उबर के एकाधिकार को चुनौती देना और ड्राइवरों को मालिक बनाना। वहां पे क्या है, ओला उबर के मालिक अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो लोग भी, जो ड्राइवर्स जो हैं वो भारत टैक्सी नाम के साथ जो सर्विस है उससे जुड़ जाएंगे तो वो अपने मालिक स्वयं होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, सारथी ही मालिक, इसका स्लोगन है। हाँ बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसमें और क्या क्या फायदा होगा, तो इसमें कमीशन बिल्कुल शून्य होगा, ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। लाभ वितरण की बात कीजिएगा तो 100% मुनाफा जो है वो ड्राइवर और शेयर धारकों को मिलेगा। इसके अलावा जो ऐप के थ्रू जो सर्ज प्राइसिंग होती है वो सब भी नहीं लिया जाएगा। साथ में बीमा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा को अनिवार्य किया जाएगा। तो ये सब जो है भारत टैक्सी नाम का जो परियोजना है, योजना, उसके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा तो ये हमारे गिग इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद है। गिग इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा कोई रोजगार जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, जिसमें अनुबंध नहीं होता है किसी भी प्रकार का, तो इसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो जो हमारे ओला उबर टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ये सब गिग इकोनॉमी के अंदर आते हैं, तो इन सबको जो है लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, किसकी शुरुआत कौन किए हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये है द हिंदू में आया हुआ था, इंडिया जीसीसी नेशंस साइन टर्म फॉर रेफरेंस फॉर एफटीए। ठीक है, अब हम समझाते हैं। पहले आप लोग ये बताएं कि एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीए का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी, अभी हाल ही में भारत और किस संगठन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? भारत और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किए थे। अब देखिए एक नया जो है ना प्रयास भारत सरकार कर रही है, जीसीसी नेशंस के साथ जो है, जीसीसी एक संगठन है, उसके साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रही है भारत सरकार। अब जीसीसी क्या है हम वो आपको समझाते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। भारत व खाड़ी सहयोग परिषद ने नियम शर्तों पर किए हस्ताक्षर। मतलब भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के जो सदस्य देश हैं वो आपस में हो सकता है आने वाले समय में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा आपको समझाते हैं कि यह 6 देश कौन है खाड़ी परिषद में। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद में 6 देश कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैप आपको दिख रहा होगा। मैप दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, जी सर, जी सर, ठीक 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 है। अब बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि खाड़ी सहयोग परिषद में सदस्य देशों की संख्या है 6। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। ठीक है, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम खुद ही याद करा देंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ कुवैत दिख रहा होगा। ठीक है, कुवैत हो गया। दूसरा है बहरीन, तीसरा है कतर, चौथा है यूनाइटेड अरब अमीरात, पांचवा है ओमान, छठा है सऊदी अरेबिया। यह 6 देश जो हैं आपको इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के
कैपिटल रियाद में है, ठीक है। और जीसीसी में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीसीसी, खाड़ी सहयोग परिषद। अब ये भारत के लिए क्यों जरूरी है वो समझते हैं पहले, ठीक है। जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा डायस्पोरा यानी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जो है वो आपको इन खाड़ी देशों में रहते हैं। इवन यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में रहते हैं। तो भारतीयों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा भारत का जो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब पेट्रोलियम, ठीक है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेज, इन सब का बहुत बड़ा स्रोत जो है ये आपको अरब का क्षेत्र है। तो यहाँ से जो है हम लोगों को ये बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भारत सरकार कोशिश कर रही है जीसीसी के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। अब चूंकि हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के साथ पूरा स्टैटिक कवर करते हैं उस क्षेत्र का, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कितने देश थे? 6 देश, वो याद रखना है। ध्यान रखिएगा कि वह 6 देश जो है ना इसके अंतर्गत अरब पेनिनसुला इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप। इसके अंदर ही 6 देश हैं। यहाँ गौर कीजिए, ये वाला इलाका दिख रहा होगा, ये समुद्र है ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से ये समुद्र है। तो इसके अंदर का ही जो क्षेत्र है ना उसी को अरब प्रायद्वीप कहते हैं। और इसी में जो देश है उसी को जीसीसी कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कहते हैं। पेट्रोलियम का भंडार है इनके पास। 6 देश हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके थोड़ा राजधानी देखते चलेंगे। कुवैत, कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है। बहरीन की राजधानी है मनामा। कतर की राजधानी है दोहा। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। उसके बाद ओमान की राजधानी है मस्कट और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ध्यान दीजिएगा कि अरब प्रायद्वीप में यमन भी आता है, लेकिन यमन जो है वो जीसीसी का सदस्य नहीं है, ठीक है। यमन उसका सदस्य नहीं है। यमन की राजधानी की बात कीजिएगा तो इसका है सना अडेन, ठीक है, सना अडेन। इसके अलावा बाकी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपको सूडान दिख रहा होगा, सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम है। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? अस्मारा है, ठीक है। इजिप्ट की राजधानी कहाँ है? कायरो में है। अच्छा, इजिप्ट, सूडान और जो इरिट्रिया वगैरह हम बताए हैं आपको, ये सब अफ्रीका महादेश में है, ठीक है, अफ्रीका महादेश में। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमको टर्की दिख रहा है। टर्की, इसकी राजधानी कहाँ है? टर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। एथेंस, सिकंदर वगैरह जो भारत आया था वो इसी क्षेत्र का रहने वाला था। उसके बाद और भी देश हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सीरिया दिख रहा होगा, सीरिया, इसकी राजधानी है दमिश्क। फिर लेबनान दिख रहा होगा, इसकी राजधानी है बेरूत। फलस्तीन दिख रहा है, फलस्तीन, इसकी राजधानी जेरूसलम है। वहीं इजराइल जो है इसकी राजधानी भी जेरूसलम है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अमन है। इराक की राजधानी बगदाद है। ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे जॉर्जिया दिख रहा होगा, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। अर्जेंटीना की राजधानी यरवन है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। इसके अलावा यहाँ कुछ आपको कंट्रीज मिडिल ईस्ट के मिलेंगे, जैसे ईरान का तेहरान हो गया, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान का आसबाद है, उज्बेकिस्तान का है ताशकंद, अफगानिस्तान का है काबुल और पाकिस्तान का है इस्लामाबाद। तो आप लोगों को इसमें से कुछ याद होगा, बहुत सारा पता नहीं होगा। तो इसके बाद जो है क्लास लेक्चर के बाद आपको ये पीडीएफ तो मिलेगा ही, इसके अलावा इस लेक्चर का समरी भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो वहां पे आपको इन सब कंट्रीज का कैपिटल और सब कुछ मिल जाएगा, मुद्रा वगैरह भी उसी के साथ मिल जाएगा। तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग जब लास्ट टाइम क्लास में बात कर रहे थे तो एक दिन हम लोग ग्वादर बंदरगाह के बारे में बात किए थे। ग्वादर बंदरगाह याद आ रहा है आप लोगों को? कहाँ पे है ग्वादर बंदरगाह, बताइए। ईरान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, ठीक है। चाबहार जो है ना, चाबहार, वो ईरान में है। ग्वादर पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चाबहार कहाँ पे है? ईरान में है, और ग्वादर पाकिस्तान में है। तो यहाँ देखिए आपको ईरान दिख रहा होगा, यहीं पे जो है कोस्टल एरिया में आपको चाबहार है। अब चाबहार से क्या होता है, इधर से भारत जो है अपना समुद्री रास्ते से आएगा और यहाँ से फिर क्या कर रहा है, रेल रूट बना रहा है। रेल रूट बना के या फिर समझिए कि रोडवेज का कनेक्शन बना के अफगानिस्तान पहुंचेगा, फिर अफगानिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान पहुंचेगा, तुर्कमेनिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान और इधर के जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पहुंचेगा, ठीक है। यानी पाकिस्तान को जो है बाईपास करना हमारा लक्ष्य है। तो इस रूट के तहत जो हम अभी आपको बताए, वो रूट के तहत जो है हम लोग पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सालों से जो है एक तापी पाइपलाइन योजना बहुत चर्चा में रही है। तापी पाइपलाइन, TAPI, तापी पाइपलाइन परियोजना है। इसके बारे में किन्हीं को आइडिया है, बता सकते हैं कोई लोग? तापी पाइपलाइन परियोजना क्या है?
देखिए हम चीन का बताते है हैं। क्या? नहीं मैम, चीन का नहीं है। ये आपको सर, ये भारत तुर्कमेनिस्तान का दिख रहा है। जी जी, ये जो तुर्कमेनिस्तान दिख रहा होगा आपको, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में ना नेचुरल गैसेज हैं, पेट्रोलियम वगैरह अवेलेबल है। तो भारत सरकार क्या किया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के साथ जो है एक मतलब प्रोजेक्ट बनाया। और क्या कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन बिछाएगा, जो तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया आएगा। और इस पाइपलाइन के थ्रू हमको जो है वहां का बहुत सारा मटेरियल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह प्राप्त होगा। तो इसी को तापी पाइपलाइन परियोजना नाम दिया गया है, तापी। ठीक है, टी से क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो ये भी चर्चा में रहता है, इसलिए इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताइए, जीसीसी में कुल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी रियाद, अरब। सऊदी अरब। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। जिस दिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो फिर हमको चर्चा में मिलेगा, वहां हमको याद करना और समझना और आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग मैप वर्क कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच जो अभी वर्तमान में वार्ता चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस तरीके से हो, नियम और शर्त जो तैयार किया जा रहा है, उसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल कर रहे हैं। हमारे वाणिज्य मंत्री जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जब ये मीटिंग और ये जो नियम शर्त एक बार फाइनलाइज हो जाएगा, तब दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ये न्यूज है, द एंड ऑफ न्यू स्टार्ट एंड अ न्यू इरा ऑफ न्यूक्लियर राइवलरी। मतलब क्या है कि अमेरिका और रूस जो है आपस में एक कह सकते हैं कि वो बनाया था, एक पैक्ट बनाया था, एक समझौता किया था। ठीक है, अब समझौता किस चीज के लिए था? ये समझौता किया था कि हम अब जो है आने वाले समय में न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर वॉरहेड्स मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो है अब हम और संख्या में नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ है, परमाणु संधि जो है ना, इसका टाइम पीरियड समाप्त हो गया है। ठीक है, ये संधि समाप्त हो गया है। कब समाप्त हुआ है और ये संधि कब आया था, हम आपको ये बता देते हैं। ठीक है, तो ये संधि जो है ना लागू हुआ था 2011 में। ठीक है, और ये संधि समाप्त हो गया है 5 फरवरी 2026 को। तो चूंकि अब संधि आगे फिर इसको रिन्यू नहीं किया गया, आगे के इसको बढ़ाया नहीं गया, तो इस वजह से समस्या ये आ गई है कि अब अमेरिका और रूस दोनों ही न्यूक्लियर वेपन को लेकर ना अपना जो मन है सो कर सकता है। यानी और मन है तो और न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, तैयार कर सकता है। पहले ये पैक्ट था, पहले एक समझौता था कि हम लोग जो है नहीं बनाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, अभी देखिए दुनिया में यही दोनों देश है, रूस और अमेरिका, जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। अब दोनों समझौता कर लिया था, तो बहुत समय तक ये जो बॉम्ब बनाने के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी वो बहुत हद तक मतलब ठहरी रही, लोग नहीं बना रहे थे। लेकिन चूंकि अब फिर से ये दोनों देश जो है इस समझौते से बाहर आ गया है, तो आशंका है कि अमेरिका भी फिर से परमाणु बॉम्ब्स बनाना शुरू करेगा, परीक्षण करना शुरू करेगा, वहीं रूस भी करेगा, चीन भी करेगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा, एक बार फिर से पूरी दुनिया में हो सकता है कि परमाणु युद्ध को लेकर या परमाणु बम बनाने को लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। हम लोगों से पूछा रूस के पास ज्यादा है ना अमेरिका? जी, रूस के पास ज्यादा है अमेरिका से। हाँ, अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है, ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अभी देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी छपा था, उसमें एक बहुत बढ़िया चीज कहा जा रहा है कि क्या ये दुनिया अब अभी भी वो न्यूक्लियर वेपन जैसा जो एक हवा तैयार किया गया था, क्या अभी भी है क्या वैसा कुछ, है ना। क्योंकि दुनिया के 9 देश के पास क्या है, एटम बम है। अब यहाँ इसमें रूस के पास भी एटम बम है, लेकिन आप गौर कीजिए कि रूस के पास एटम बम होने के बाद भी यूक्रेन क्या कर रहा है, उससे डर रहा है क्या? डर ही नहीं रहा है, इसके बावजूद झगड़ा किए जा रहा है। तो वही कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमाणु बम का जो है पूरा देश, पूरा दुनिया हवा बना के रखा है, लेकिन ये दुनिया जो है परमाणु बम से आगे निकल गया है। ठीक है, किसी का डर ही नहीं है बचा है। परमाणु बम वगैरह क्यों बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम याद होगा कि 5 साल तक वर्ल्ड वॉर चलता रहा, लेकिन जैसे ही अमेरिका 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट किया, तो वर्ल्ड वॉर रुक गया, लोग डर गए, इस वजह से रुक गया। लेकिन अभी रूस के पास एटम बम होने के बाद भी नहीं रुक रहा है। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये दुनिया कहीं इन सबसे आगे तो नहीं आ गई है। ठीक है ना, तो ये आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए एक नाम आपको दिख रहा होगा, पोप लियो। पोप लियो कौन है बताइए, चर्चा में रहे हैं ये। पोप लियो कौन है बताइए? नए पोप है ना। नए पोप हैं, किस देश के रहने वाले हैं ये? अमेरिका। रोम। अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम क्या है?
प्रोवोस्ट करके नाम होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये समझ गए आप लोग, संधि समाप्त हो गई है 6 तारीख को। अब यहाँ पे देखिए भारत जेन आपको दिख रहा होगा। भारत जेन क्या है, ये सर उनका स्वदेश नाम क्या बताएं पूरा? प्रोवोस्ट करके उनका नाम है मैडम, है ना, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। उनका अपील है कि फिर से नया जो है ना, इस तरह का संधि फिर से तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें दुनिया के अलग अलग देश शामिल हों और जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का होड़ है वो जैसे ठहरा हुआ है वैसे ही ठहरा रहे, ठीक है। तो ये हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है, कौन है, कहाँ के हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए। उनका पूरा नाम है रॉबर्ट प्रीवोस्ट, है ना। रॉबर्ट प्रीवोस्ट, बिल्कुल। और अमेरिका के रहने वाले हैं, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका के हैं। चलिए भारत जेन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, तो इस महीने तक 22 भाषाओं में सेवा देने में सक्षम हो जाएगा स्वदेशी एआई भारत जेन। तो ये यानी ये नाम से क्लियर है कि स्वदेशी एआई यानी भारत में डेवलप किया गया पहला एआई मॉडल है, ठीक है। तो भारत का स्वदेशी बहुभाषी एआई सिस्टम भारत जेन इस महीने के अंत तक 22 आधिकारिक भाषाओं में सेवा देने में सक्षम होगा। तो ये संख्या भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत तैयार किया गया था, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई थी, ठीक है। अक्टूबर 2024 में ये शुरू हुई थी। बस भारत जेन याद रखिएगा कितनी भाषाओं में रिजल्ट देता है, 22 भाषाओं में। हमारे संविधान में जो शेड्यूल 8 है उसमें कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? 22 भाषा, बहुत अच्छा। ये न्यूज वही है, रूस अमेरिका परमाणु संधि टूटी। अभी संधि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र में एआई पर भारत में होने वाला सम्मेलन की प्रशंसा। तो ये है, आपको कौन, किन्हीं को पता है, ये फोटो देख के बता सकते हैं कौन है? अंटोनियो गुटरेस हैं, ठीक है। अंटोनियो गुटेरेस जी, ठीक है। हम लोग क्या होता है ना, न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स और इन सब में पढ़ने का हम लोग को आदत होता है। आप सोचिए किसी दिन की एग्जाम में अगर इस तरह का फोटो दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि ये व्यक्ति कौन है, पता होने के बाद भी हम लोग नहीं बना पाएंगे, है ना। तो न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ने का एक फायदा ये है कि थोड़ा उनका चेहरा वगैरह दिखता रहता है, ठीक है। नाम तो याद होगा आप लोगों को, एंटोनियो गुटरेज हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं। तो ये प्रशंसा की है, बोले हैं कि अभी इस साल जो है ना भारत में एआई को लेकर एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है। तो उसके लिए बहुत जो खुशी जाहिर की है कि इस तरह का समिट भारत में हो रहा है। इसके अलावा भारत जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूनाइटेड नेशंस को ना पैसा भी दिया है, ठीक है। भारत ने यूएन के बजट में दिए 3.52 करोड़ डॉलर। तो बहुत बड़ा अमाउंट भारत दिया है यूनाइटेड नेशंस के बजट में। तो इसके लिए भी जो है ये भारत की सराहना कर रहे हैं, ठीक है। जब भारत में ये एआई समिट होगा तो कहाँ हुआ, क्या थीम था, ये सब हम आपको बताएंगे, कितने देश शामिल हुए। बस अभी इतना याद रखिए कि यहाँ पे होने वाला है। चलिए, ये बहुत बढ़िया न्यूज है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी त्रिपक्षीय समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। तो नागालैंड आपको पता होगा, कल हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहीं पर हम लोग इस नागालैंड को भी देखे थे। तो पहले हम लोग नागालैंड पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मैप हम पहले से बना के रखे थे। ये देखिए, ये कौन सा राज्य है बताइए, यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। यहाँ भूटान है, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या था, नमामि बताए थे, है ना, याद आ रहा है, नमामि। तो पहले नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम और यहाँ पे त्रिपुरा, तो याद ही होगा। तो ऊपर में क्या है, बीच में नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। चलिए, अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना नागालैंड में, वहाँ पे क्षेत्रवाद की समस्या देखने के लिए मिलती है, क्षेत्रीय उपद्रव देखने के लिए मिलता है। यहाँ वहाँ पे कुछ संगठन ऐसे हो जाते हैं जो आपस में ही वहीं पर जो है मतलब उपद्रव करते हैं, उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो है इस वजह से कई बार जो होता है अशांतिपूर्ण माहौल में जो है अपना बहुत सारा समय बिताता है। तो नागालैंड की शांति के लिए क्या किया जा रहा है, गृह मंत्रालय, इसके अलावा नागालैंड का जो राज्य सरकार है वो, इसके अलावा ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको ENPO के नाम से जानते हैं, इन तीनों के बीच जो है समझौता हुआ है, ठीक है। और ये समझौते के तहत क्या होगा, इस क्षेत्र में नागालैंड में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा,
ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि अभी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का जो गठन हुआ है उसमें कौन कौन शामिल है। ऑप्शन रहेगा होम मिनिस्ट्री, दूसरा नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा वही जो बता दिए ENPO, और फिर चौथा भी कुछ दे देगा यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आपको छांटने कहेगा कि कौन कौन शामिल है, तो ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय शामिल है, नागालैंड का जो स्टेट गवर्नमेंट वो शामिल है, उसके अलावा ENPO जो है वो भी शामिल है। ठीक है, और इस संगठन को जो समझौता हुआ है, शांति समझौता, उसको वित्त मुहैया कौन कराएगा, तो इसको वित्त मुहैया कराएगा होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय शुरुआती समय में उस संगठन को पैसा देगा। ठीक है, समझ गए किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये, नागालैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नागालैंड से हम लोग को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं छठे शेड्यूल को, 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल। बताइए तो 6th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य शामिल है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मेघालय मणिपुर नहीं है। हाँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको किसमें शामिल है, छठे शेड्यूल में, और 5वें शेड्यूल में अलग 11 राज्य जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, पटना या पाटलिपुत्र। तो देखिए अभी वर्तमान में बिहार का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में जो है ऐसी बात उठाई गई है कि पटना का नाम बदलकर फिर से पाटलिपुत्र कर देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वो लगभग 1000 साल तक पूरे हिंदुस्तान की राजधानी रही, और जब राजधानी ये क्षेत्र बना हुआ था उस समय इसका नाम पटना नहीं बल्कि पाटलिपुत्र था। तो इसका ओरिजिनल नाम पाटलिपुत्र है, इसलिए पटना का नाम फिर से पाटलिपुत्र कर देना चाहिए। तो इसी पर जो है ये पूरा चर्चा चल रहा है। हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सब नाम, कब पटना का नाम कब कब चेंज हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पटना को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पाटलीग्राम कब जाना जाता था, अजात शत्रु के समय में। ठीक है, अजात शत्रु पता है किस वंश के थे अजात शत्रु, हर्यक वंश के। तो हर्यक वंश के समय में अजात शत्रु क्या हुआ कि गंगा नदी के किनारे जो है ना, उधर से गंगा नदी के उस पार यहाँ पे वज्जी संघ था और इधर मगध था। तो अजात शत्रु जो है ना ये इसको जीतना चाहता था, वज्जी संघ को जीतना चाहता था। तो जीतने के लिए क्या होता था, ये अपनी सेना वहां राजगीर से जब तक लेके आता था तो गंगा वगैरह पार करते करते उसकी सेना थक जाती थी। वो क्या किया ना, यहाँ पे पाटलीग्राम नाम का एक छावनी तैयार किया, मतलब यहाँ पे सेना रह सके। फिर जब नदी जो है उसमें पानी का स्तर कम होता था तो वो नदी पार कर लेता था और फिर जो है इसको हरा दिया। ठीक है, वैशाली को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो सबसे पहले पाटलीग्राम नाम का जो स्थान वही अजातशत्रु बनाया। फिर बाद में अजातशत्रु का पुत्र, नाम बताइए क्या नाम था, उदयन। उदयन जो है उसको एहसास हुआ कि हम राजगीर को अपनी राजधानी शिफ्ट करके कहाँ ले जाते हैं, पटना, पाटलिपुत्र। तो वही पाटलीग्राम जो है वो गांव जो है बदल के पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया। फिर बाद में 7वीं 8वीं शताब्दी के समय में क्या होता है कि पाटलिपुत्र अपने मौसम और मिट्टी और इन सब के कारण जो है ना बहुत ही ज्यादा बहुत मोहक जगह बनता है। ठीक है, बहुत सारा फूल वगैरह यहाँ पे लगाया जाता है, बहुत बेहतरीन, देखने में बहुत सुंदर लगता था ये जगह, बहुत प्लैंड शहर था ये। तो इसलिए फूलों की अधिकता के कारण इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर कर दिया गया है। ठीक है, हर्षवर्धन के काल वगैरह के समय में इसका नाम कुसुमपुर के आसपास मतलब देखने के लिए मिलता है। इसके प्रमाण मिलते हैं कि पाटलिपुत्र का नाम कुछ समय के लिए कुसुमपुर भी था। फिर मौर्य के समय हुआ था ना कुसुमपुर, नहीं मौर्य के बाद होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अजीमाबाद इसका नाम कब पड़ता है, तो जब मुगल काल के समय में जब औरंगजेब का राज्य आता है ना, तो औरंगजेब के समय में क्या होता है, यहाँ पे अजीमुन शान नाम का एक राजकुमार इस क्षेत्र का नवाब बन के आता है, मतलब गवर्नर बन के आता है। तो अपने नाम से जो है ना ये पटना का नाम बदल देता है और अजीमुन शान की जगह इसका नाम अजीमाबाद कर देता है। ठीक है, तो 1700 ईस्वी के आसपास जो है पटना का नाम अजीमाबाद होता है। फिर बाद में चल के फिर से इसका नाम बदलकर पटना हो जाता है। इसके अलावा बाकी पूरे भी सुने होंगे, 1704 या 1706 इसका बेटा था सर वो औरंगजेब का अजीम। नहीं गलत कह रहे हैं, बेटा नहीं था। ठीक है सर, पटना तो क्योंकि सर औरंगजेब का पोता था। ये नहीं, तो अजीम उनसान के समय में अजीमाबाद शहर का नाम बनता है।
और फिर बाद में चल के पटना तो पता ही होगा, उस समय के लिए बांकीपुर के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, बांकीपुर का अधिवेशन आप लोगों को याद है? बताइए कब हुआ था? 1912 में। 12 में, है ना? 12 तो अब अगर सोचिए कि ये पटना में जब हुआ तो इसको पटना अधिवेशन क्यों नहीं बोला गया, इसको बांकीपुर अधिवेशन क्यों बोला गया? क्योंकि है ना, यानी पटना के जरूर बांकीपुर में हुआ था। बिल्कुल, है ना? तो उस समय बांकीपुर जो है ना हेड क्वार्टर टाइप का हुआ करता था, पटना को बांकीपुर के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है उस समय के लिए। ठीक है, सर तो ये जी मैडम बोलिए। पटना तो शेरशाह नाम दिया था ना बिल्कुल पाटलिपुत्र बिल्कुल का। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका पटना और पाटलिपुत्र का छोटा सा इतिहास है। अलग अलग नाम है, आपको 4-5 नाम दे देगा, कह देगा कौन सा नाम जो है कभी इतिहास में पटना का नाम नहीं रहा है, तो आप छांट लीजिएगा, बस इतना ही इसमें। बाकी इसमें इतना कुछ दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई। बिहार में 21% बच्चों को गेम की लत, देश में 5वां स्थान। अभी एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि बिहार का 21% जो बच्चे हैं वो गेमिंग के लत से ग्रसित हैं। तो मेंस वगैरह का जब आंसर लिखेंगे, आप निबंध लिखेंगे, तो उसमें आप ये आंकड़े दे सकते हैं। जब आप विज्ञान, है ना, उसका क्या लिखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हैं ना, वरदान या अभिशाप, तो उनसे उनमें ये आंकड़े आप डाल देंगे तो आपका जो उत्तर होगा और ज्यादा प्रमाणिक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें बहुत ज्यादा खास नहीं है। वैसे अभी वर्तमान में ना, हाल फिलहाल में बहुत सारा न्यूज ये ऑनलाइन गेमिंग को लेकर रहा है चर्चा में। क्या हुआ है, नोएडा में 3 बच्चियां जो है वो छत से कूद गई एक गेम के चक्कर में, है कि नहीं? फिर अभी उत्तराखंड में एक न्यूज देखने के लिए मिला कि जहां बच्चे को मोबाइल नहीं दिया गया गेम खेलने के लिए, तो वहां पे वो आत्महत्या कर लेता है। इस तरह का बहुत सारा अभी इसी न्यूज में आपको आगे चल के आर्टिकल भी मिलेगा, तो हम संक्षिप्त में वो भी बता देंगे। यहाँ देखिए, बागवानी महोत्सव, इसके बारे में हम बताए थे, तो आज से जो है मतलब शुरू हो गया है 6 तारीख से। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? पटना में, इतना याद रखना है। अगला न्यूज है 7 निश्चय 3, ये बजट से जुड़ा हुआ न्यूज है, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे 7 निश्चय 3 को और जेंडर बजट को। जेंडर बजट क्या होता है, कोई बता सकते हैं जेंडर बजट क्या होता है? जेंडर बजट ऐसा बजट होता है जिसमें बजट में जब धन आवंटित किया जाता है तो उसमें महिलाओं के लिए अलग से धन जो है दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं को केंद्र में रख के जब बजट बनता है तो उसको जेंडर बजट कहते हैं। बिहार में एक बाल बजट भी आता है। बाल बजट मतलब क्या, कि बजट जब प्रस्तुत होगा, किसी विभाग को जब धन आवंटित किया जाएगा तो उसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो है अलग से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है कि पहली बार बाल बजट कब पेश हुआ, पहली बार जेंडर बजट कब पेश हुआ, पहली बार ग्रीन बजट कब पेश हुआ। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोगों को ईयर वाइज ईयर देखना है। ठीक है, कल हम पूछेंगे, आप लोग देख के आइएगा। ठीक है, हम यहाँ नहीं बताएंगे। 7 निश्चय के बारे में बताइए आप लोग। 3 आया है, यानी 7 निश्चय एक आया होगा कभी ना कभी। ठीक है, बताइए तो कब से, किसी को टाइम पीरियड याद है 7 निश्चय के बारे में? 1, 2, 2015 में आया था। ठीक है, बहुत अच्छा। 15 से 20 तक रहा, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। और फिर आया 26 से 30 या मतलब 25 से 30। ठीक है, तो 5-5 साल के लिए आता है ये। और इसमें अलग अलग 7 जो है योजना, मतलब 7 अलग अलग फोकस क्षेत्र निश्चित किया जाता है और उस अकॉर्डिंग जो है आवंटित किया जाता है धन, या वहीं पे विकास का क्षेत्र जो है उसको निर्धारित करके विकास किया जाता है। बजट में 7 योजनाओं पे बहुत सारा पैसा दिया गया है, उसको आप लोग देखिएगा। ये बीपीएससी वगैरह जो अधिकारी हैं उनके लिए न्यूज है। अभी बहुत दिनों से ये जो सीओ होते हैं ना, सर्कल ऑफिसर, वो हड़ताल पे थे, तो उनका हड़ताल खत्म हो गया है। अब राजस्व सेवा के अधिकारी ही बनेंगे एसआरओ। ठीक है, राजस्व सेवा मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो बन सकेंगे एसआरओ। यही न्यूज था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, इनका नाम जानते होंगे, प्रशांत किशोर है। न्यूज क्या है, तो अभी जो 18वीं लोक विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आचार संहिता उल्लंघन को लेकर वो मतदान की मांग की है, पुनर्मांग की है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका मांग क्या है कि फिर से जो है विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव में क्या हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया है। क्यों हुआ है, तो ये बोलते हैं कि आचार संहिता लग जाने के बाद जो है बहुत सारा धन बांटा गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आचार संहिता लागू किया जाता है उसके विरोध में है, ऐसा ना। तो इसको लेकर जो है ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, इतना याद रखिएगा आप लोग। टैक्स में छूट फैक्टरी बताइए तो कब तक छूट दिया जाएगा टैक्स में?
बजट के बारे में बताए थे ना, डेटा सेंटर्स अगर बनाता है भारत में कोई कंपनी तो उसको छूट दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? 2047 तक। 2047 तक। तक। ठीक है, ये है GN वाजपेयी। ये अभी जो बजट आया है उसका एनालिसिस किए हैं कि किस तरीके से अच्छा है और क्या क्या इसमें और होना चाहिए था। ऑनलाइन गेमिंग की लत, अभी हम बताए थे आपको, एक बहुत अच्छा निबंध छपा है। जो लोग भी मेंस वगैरह और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारा पॉइंट आपको मिलेगा। बाकी हम मेन पॉइंट बता दिए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनें अपना जान दे दी हैं। इसके अलावा ही कोरिया का एक गेम है लवर गेम, है ना, तो उसमें जो है बहुत सारी घटनाएं देखने के लिए मिली है कि लोग उसके पीछे जो है ना लत में पड़ जाते हैं और वो जान भी ले रहा है। कुछ साल पहले एक ब्लू वेल नाम का गेम था, है ना, वो भी जो है बहुत सारे बच्चों का जान लिया था। यहाँ पे देखिए गेम का नाम वगैरह भी दिया गया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए कौन कौन सा गेम साइलेंट किलर है, तो कोरियन लव गेम, दूसरा है फ्री फायर, तीसरा है ब्लू वेल चैलेंज, चौथा है पोकेमोन गो, पांचवा है पबजी, छठा है मोमो चैलेंज। तो ये सब गेम जो है ना कहीं कहीं प्रभावित कर रहा है बच्चों को, लोगों को। तो इसके बारे में बहुत सारा आर्टिकल छपा है। मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, अलग अलग केस दिया गया है जिसको आप डायरेक्ट एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे नाम दिया गया है गेम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन पैनल रिवार्ड्स परफॉर्मेंस। 16वें फाइनेंस कमीशन को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। कब से कब तक के लिए लाया गया है बताइए आप लोग? 26 से 31 तक। 26 से 31 तक। 31 तक, ठीक है। नया क्या जोड़ा गया इस आर्टिकल में, यही सब बताया गया है ना, चेंजिंग पैरामीटर्स। तो मतलब एक तो जो नया जोड़ा गया है उसके बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा पुराना जो जो रखा गया उसमें कुछ याद है, हम बताए थे आपको कि उसके मानकों को बढ़ाया और घटाया गया था, है हाँ कि नहीं? सर। उसके बारे में इसको ये जज कर रहे हैं, उसका बता रहे हैं कि क्यों बढ़ाया गया है, क्यों घटाया गया है। तो हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो पर्याप्त है। बस याद रखिएगा नया क्या जोड़ा गया है, बताइए क्या जोड़ा गया है नया? जीडीपी में कुछ था। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी जीडीपी में योगदान, ठीक है। और एक हटा दिया गया था, टैक्स काटा। करके कुछ था ना, हाँ, हाँ, ये कर इसको दिया। ठीक है। मुक्त व्यापार समझौते के बारे में ये न्यूज चल रहा है। यहाँ पे मेरे साथ रिवाइज कीजिए, अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत का किसके साथ हुआ है? यूरोपीय एक तो यूनियन। भारत, यूरोपियन यूनियन, और कौन कौन सा पढ़े थे? ब्रिटेन पढ़े थे, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पढ़े थे, और ऑस्ट्रेलिया। बताइए? ऑस्ट्रेलिया से तो पहले हो चुका है, ओमान याद रखिएगा, ओमान, ठीक है। और सर, यूरोप अभी का ना, जी जी मैम बोलिए। अमेरिका के साथ भी हुआ है। नहीं, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वो व्यापार समझौता है, ठीक है। वो व्यापार समझौता है कि इतने दिनों तक हम ये सब करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और व्यापार समझौता में तो कुछ अंतर होता है, ठीक है। हाँ, अमेरिका के साथ जब व्यापार समझौता होगा तो फिर उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सुचिता पर सवाल। अब ये न्यूज क्या है ना वो समझ लीजिए कि आपको पता होगा कि अभी बजट सत्र चल रहा है, ठीक है। और बजट सत्र में क्या हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच मतभेद की स्थिति देखने के लिए मिली है। और इस कारण से जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसके लिए जो है ना पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य होते हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ता है। धन्यवाद ज्ञापन मतलब क्या कि मतलब बात करनी होती है मुद्दों पर, प्रश्न पूछना होता है, सरकार जवाब देती है। लेकिन इस तरह की जो है ना, क्या हुआ है कि दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच इतना ज्यादा विवाद बन गया है, इतना विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, इतना शोरगुल, इतना हंगामा हो रहा है कि जो धन्यवाद ज्ञापन करने का जो एक फॉर्मेलिटी होता है वो भी पूरा नहीं हो सका है इस बार, ठीक है। और बिना धन्यवाद ज्ञापन किए ही जो है राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसको मतलब मान लिया गया है, उसको इस तरीके से ही पास कर दिया गया है, ठीक है। वही बोल रहा है कि हम लोग कैसे समय में आ गए हैं जब कुछ मुद्दों पर आपस में बात भी नहीं हो सकती है ना। आप पुराने अगर संविधान के मतलब पुराने संसद भवन के कार्यवाहियों को देखेंगे बहुत शांत माहौल में बात हो रहा है। पक्ष और विपक्ष के जो लोग रहते, जो नेता रहते थे, आपस में रिस्पेक्ट रहता था उनका। लेकिन अभी जो है स्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो उसी पे कह रहा है सुचिता पर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इंडिया रशिया चैलेंजेस बैलेंस्ड ओल्ड टाई न्यू रियलिटी। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल कह रहा है कि भारत के साथ अभी बहुत ही कठिन परिस्थिति देखने के लिए मिल रहा है। क्या? तो भारत को यूएसए और रशिया दोनों के साथ समन्वय स्थापित करने का मतलब चैलेंज है
रसिया जो है, भारत उसके साथ व्यापार समझौता किया है। अब भारत सरकार कुछ बोला ही नहीं है, उससे पहले ही ट्रंप बोल दिया कि मोदी जी कह दिए हैं कि रूस के साथ तेल नहीं खरीदेंगे। अब भारत अगर ऐसा स्टैंड ले लेता है कि रूस के साथ तेल नहीं खरीदेगा, तो इससे क्या होगा कि भारत की विदेश नीति प्रभावित हो सकती है। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत जो है अभी भी अपने रक्षा के लिए, है ना, 40% के आसपास जो रक्षा सामग्री है उसके लिए रूस पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा रूस भारत का बहुत पुराना और बहुत बेहतरीन साथी रह चुका है, अनकंडीशनल फ्रेंड रह चुका है। अमेरिका के साथ आप जानते हैं कि बहुत चैलेंजेस है। भारत और अमेरिका की जो रिलेशन है वो अभी वर्तमान हाल के कुछ दिनों में अच्छे हुए हैं। तो इस तरह से किस तरीके से चैलेंजिंग होता जा रहा है भारत के विदेश नीति को एक बैलेंस करना, उस पे ये आर्टिकल छपा है। जो लोग भी मेंस और इंटरव्यू या फिर निबंध के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो इसको पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। चलिए बाकी अब यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं। पहला क्या है, धैर्य के माध्यम से कोई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जिनमें एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास धैर्य है, ठीक है, पेशेंस है, तो कई बार वैसा व्यक्ति वैसी परिस्थितियों में भी सफल हो जाता है जहां लगता है कि निश्चित ही असफलता है इस क्षेत्र में, है ना। लेकिन अगर आपके पास धैर्य है तो वहां पे भी आप सफल हो सकते हैं। ऐसा इस डेल कार्नेगी के द्वारा बोला गया था, ठीक है। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स हैं। ये सब जो है आपको पीडीएफ वही सारा न्यूज में जो जो चीज रहा है यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसका पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज का करंट अफेयर्स क्लास यहीं खत्म होता है। आप लोगों को कुछ कहना हो, कुछ साझा करना हो, कोई न्यूज तो आप बता सकते हैं। एक न्यूज ये बता सकते हैं हम, अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज है कि भारत जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पूछे, तो ध्यान रखिएगा कि भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जिम्बाब्वे, नामीबिया। बहुत बढ़िया, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ है? भारत और इंग्लैंड के बीच। मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं फाइनल मैच? वैभव सूर्यवंशी। सीरीज भी वही है और मैन ऑफ द सीरीज भी यही है, तो ठीक है। इसके अलावा कल देखिए WPL का फाइनल था, विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल था। कौन जीती है? विमेंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत गया है, दूसरी बार, ठीक है। और फाइनल में हारा कौन है? दिल्ली का हारा है, दिल्ली कैपिटल्स, लगातार चौथी बार। तो गजब है ये तो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन कौन है? स्मृति मंधाना, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन है? जेमिमा रोड्रिगेज, ठीक है। ये खेल समाचार था। और कल से जो है T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो उस पे भी हम लोग देखेंगे कौन जीतता है, क्या होता है, ठीक है सर। अगर आप ये देखिए